दोस्तों, हमारे चैनल ग्रेट एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं और पिछली वीडियो में आपसे ये बताया भी था कि हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है वो क्या होगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अचक्रीय फास्फोरिलीकरण को समझ लिया है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमको समझना है वो है चक्रीय फास्फोरिलीकरण यानी कि साइक्लिक फास्फोरिलेशन। ठीक है, तो चलिए आइए उसको समझते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपसे आग्रह किया था कि चक्र को देख करके आपको डरना बिल्कुल नहीं है। इत्मीनान से, ध्यान से और कंसंट्रेट होकर के यदि किसी भी टॉपिक को हम समझते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना है। यद्यपि ये छोटा सा चक्र है, इस चक्र को आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए जो अचक्रीय फास्फोरिलेशन यदि आपने समझ लिया है तो ये तो बहुत उससे इजी पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं और फिर इसके पश्चात ले लेते हैं कि जो एटीपी और NADPH2 का कैलकुलेशन है वो कितना होता है, दोनों मिला करके ये भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चक्रीय फास्फोरिलीकरण, इसका क्या मतलब होता है? फास्फोरिलीकरण ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, लेकिन हम फिर से याद दिलवाने के लिए आपको एक बार फिर से बताने चाहते हैं कि जो एटीपी का संश्लेषण है वही क्या कहलाता है? फास्फोरिलीकरण कहलाता है। अर्थात एटीपी का संश्लेषण कैसे होता है? जो एडीपी होता है, एडीपी जब अकार्बनिक फास्फेट जो होता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसके साथ जुड़ता है तो एटीपी का संश्लेषण होता है। तो एटीपी के संश्लेषण की जो क्रिया होती है वही कहलाता है फास्फोरिलीकरण। अब यदि मान लीजिए पिछले वीडियो में हमने अचक्रीय फास्फोरिलीकरण पढ़ा है, ठीक है, उसका मतलब तो आप समझ ही गए हैं। अब इस बार कह रहा है चक्रीय फास्फोरिलीकरण, अर्थात इसमें क्या हो रहा है? इस क्रिया में फास्फेट या जो फास्फोरिलेशन की क्रिया तो हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वह जिस वर्णक तंत्र से निकलता है उसी वर्णक तंत्र में वापस आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन जिस वर्णक तंत्र से निकलता है उसी वर्णक तंत्र में घूम फिर करके वापस आ जाता है। बस सीधा सा मतलब इसका यही समझ लेना है और यहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहीं वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण है यानी साइक्लिक फास्फोरिलेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो घुमाव है घूम फिर कर वहीं वापस आना है। ठीक है ना? तो अब इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, पिछले अचक्रीय फास्फोरिलेशन में आपको पता था कि वहां दो वर्णक तंत्र भाग ले रहे थे, लेकिन यहां पर केवल एक ही वर्णक तंत्र भाग ले रहा है। ठीक है ना? यानी वर्णक तंत्र प्रथम, PS फर्स्ट, केवल और केवल इसमें PS फर्स्ट भाग लेता है। तो चलिए PS फर्स्ट का जो केंद्र है वो क्या होता है? तो आपको पता ही है PS फर्स्ट का जो केंद्र होता है वो क्लोरोफिल A, जिसको हम P700 भी कहते हैं। ठीक है, PS फर्स्ट का जो केंद्र है क्लोरोफिल A P700, यह क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है कि जो 680, ठीक है ना, 680 nm से उच्च जो तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के जो फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, तरंगे होती हैं, उनको ऑब्जर्व करता है यानी अवशोषित करता है। ठीक है ना? और उन तरंगों की ऊर्जा के कारण, उन फोटॉन्स की ऊर्जा के कारण यह उत्तेजित हो जाता है। ठीक है ना? एक्साइट अवस्था में आता है, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये उत्सर्जित करता है, जिससे यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जितने इलेक्ट्रॉन ये उत्सर्जित करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन इस वर्णक तंत्र में कम हो जाते हैं। ठीक है ना? अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से निकलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ग्राही है जिसको कहते हैं, जो पिछले अचक्रीय फास्फोरिलेशन में भी हमने पढ़ा था, FRS यानी फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन ग्राही है जो यहां से PS फर्स्ट के द्वारा निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद जब इनकी ऊर्जा को ग्रहण करता है तो यह भी उत्तेजित अवस्था में आता है, अर्थात यह भी एक्साइट होता है। और इसके एक्साइट होने पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहां से भी उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, यहां से भी निकाल दिए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो FRS से निकलता है वो FD में जाता है, यानी FD भी एक इलेक्ट्रॉन ग्राही है। यह भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद उत्तेजित होता है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना, FD के बाद एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाने चाहिए? NAD
एच में जाने चाहिए, NADP में जाने चाहिए, लेकिन चूंकि NADP यहां पे उपस्थित है नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, साइटोक्रोम B6 के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन FD से निकलेगा, ठीक है ना, तो FD से कहां जाएगा, साइटोक्रोम B6 में जाएगा। और साइटोक्रोम B6 जब उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, उन इलेक्ट्रॉनों को, तो वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम F में जाते हैं, ठीक है ना। अब साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचते हैं, PC में पहुंचते हैं, और PC से पुनः वर्णक तंत्र प्रथम यानी PS फर्स्ट में पहुंच जाते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से निकले थे वहीं वापस आ गए। तो एक बार फिर से इस चीज को देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है यहां गोल गोल घूमते हुए, यानी इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट से निकलेगा तो FRS में, FR से FD में, FD से साइटोक्रोम B6 में, और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में, और साइटोक्रोम F से PC में, और PC के बाद पुनः वर्णक तंत्र प्रथम यानी PS फर्स्ट में पहुंच जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार घूमने से क्या होता है, जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा के प्रभाव में इस चक्रीय फास्फोरिलेशन में दो जगह पर एटीपी का संश्लेषण होता है। एक कहां पर, जब FD से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचता है, साइटोक्रोम B6 में, तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कारण यहां पर ADP जो है IP से जुड़ता है और ATP का संश्लेषण करता है। ठीक इसी प्रकार से जब साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचता है, साइटोक्रोम F में पहुंचता है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसके प्रभाव में जो ADP होता है वह IP से जुड़ता है और ATP का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन तो घूम के वापस वहीं पे आ जाता है, और इस फास्फोरिलेशन में यानी चक्रीय फास्फोरिलेशन में कुल मिलाकर के दो जगह है, यानी दो एटीपी अणुओं का यहां पे लाभ होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चक्रीय फास्फोरिलेशन की। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन चला था वहां पे वापस फिर से आ गया। दोस्तों थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, और अचक्रीय फास्फोरिलेशन और चक्रीय फास्फोरिलेशन में जो एटीपी और एडीपी अणु जो बने हैं, उन एटीपी और एडीपी अणुओं का कैलकुलेशन कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एटीपी देख लेते हैं, एटीपी, और फिर देख लेते हैं NADPH2। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं साइक्लिक वाले में, और ये देख लेते हैं नॉन साइक्लिक वाले में। ठीक है, तो ये दो, ये क्या है, चक्रीय फास्फोरिलेशन है और ये अचक्रीय फास्फोरिलेशन है। तो एटीपी का यदि याद आपको होगा तो चक्रीय फास्फोरिलेशन में जो एटीपी बनते हैं कितने बनते हैं, दो बनते हैं, और जो अचक्रीय फास्फोरिलेशन है उसमें एटीपी आपको याद होगा एक एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 3 एटीपी हो गए। ठीक है ना, और NADH2 आप इसमें देखिए क्या NADH2 कहीं पे बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में यहां तो बन नहीं रहा है, लेकिन अचक्रीय फास्फोरिलेशन में NADH2 के दो अणु बने हैं। कितने अणु बने हैं, दो अणु बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर यदि देखें तो कुल टोटल कितना हो जाता है, दो, यहां NADPH2 होता है, NADPH2 के कितने अणु हो जाएंगे, दो अणु हो जाएंगे। अब आपको यहां ध्यान देना है एटीपी, चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलेशन दोनों को मिलाकर के यदि हम काउंट करें तो 3 एटीपी और 2 NADPH2 का निर्माण होता है। तो अब जो अप्रकाशीय, प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में शर्करा के एक अणु के निर्माण के लिए, शर्करा के, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, शर्करा के एक अणु के निर्माण के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो यहां पे 18 एटीपी, ठीक है, और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। ध्यान देना है थोड़ा सा कि शर्करा के जो प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, उस क्रिया के लिए शर्करा का जो एक अणु का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, उसके लिए कितनी की आवश्यकता होती है, 18 एटीपी की आवश्यकता होती है और 12 NADH2 की आवश्यकता होती है, NADPH2 की आवश्यकता होती है। तो इसकी आपूर्ति कैसे होगी, अभी चक्रीय और चक्रीय दोनों मिलाकर के हम देखें तो यहां पे केवल 3 एटीपी और 2 NADPH2 बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शर्करा के एक अणु के निर्माण के लिए इस प्रकार से जो चक्रीय और अचक्रीय जो फास्फोरिलेशन होता है इसका 6 चक्र चलना पड़ता है। कितना, 6 चक्र। यानी यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, 6 चक्र, कितने, 6 चक्र।
6 चक्रों की आवश्यकता होगी। यदि मान लीजिए शर्करा का एक अणु का निर्माण करना है तो जो चक्रों की आवश्यकता होगी, किसके किसके, चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलेशन का जब एक चक्र पूरा होता है, यानी एक बार चक्रीय फास्फोरिलेशन एक बार अचक्रीय फास्फोरिलेशन, इस तरह के 6 चक्रों के द्वारा यहां पर 18 एटीपी और 12 NADH2 का जब निर्माण होगा, बने जरूरत पड़ेगी तो फिर शर्करा का एक अणु बनेगा। कुल मिलाकर के शर्करा के एक अणु के लिए जो चक्रीय फास्फोरिलेशन के 6 चक्रों की आवश्यकता होगी। प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से कि अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण की, उस अभिक्रिया में शर्करा के एक अणु के निर्माण के लिए चक्रीय फास्फोरिलेशन और अचक्रीय फास्फोरिलेशन के कितने चक्रों की आवश्यकता होगी? तो इसका क्या हो जाएगा, 6 चक्रों की आवश्यकता होगी। 6 चक्र चलेंगे तब जाकर के शर्करा का एक अणु निर्मित होगा। ठीक है, तो आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग, रुचिकर हम वीडियो लेके आते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमसे जुड़िए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार से हमारा उत्साह वर्धन करते रहें।